अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवाब खालिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलबदर टीवी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराह रास्त मिलता रहे। दोस्तों, झूठ एक ऐसी लानत है कि जिसका बोलने वाला हमेशा जलील होता है। झूठ बोलने वाला हमेशा अपनी ही बातों के जाल में खुद फंस जाता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले का हाफजा कमज़ोर होता है। उसे याद नहीं रहता कि वो अभी कुछ देर पहले क्या बोल रहा था और अब क्या बोल रहा है। उसे ये भी एहसास नहीं रहता कि मैं जो अब बोल रहा हूँ उससे मेरी पिछली कही हुई बातें कट रही हैं। ऐसा ही कुछ हाल हमारे अज़ीज़ दोस्त ध्रुव राठी साहब का भी है। ध्रुव राठी साहब एक बहुत अच्छे यूट्यूबर्स में से एक हैं। मैं खुद अक्सर उनकी वीडियोस देखता हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनके वीडियो से। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आप हर टॉपिक को अच्छे से जानते हों और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप हर टॉपिक पर वीडियो बनाएं। ध्रुव राठी साहब के लिए मेरा एक मशवरा है कि वो सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर बात करें जिनको वो अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी साहब की उस वीडियो के बारे में जिसमें उन्होंने तुर्की की आया सोफिया मस्जिद के बारे में और खिलाफत उस्मानिया यानी ओटोमन एम्पायर के जवाल के बारे में बनाई है, जिससे साफ पता लगता है कि ध्रुव राठी साहब भी इस्लामोफोबिया नाम की बीमारी से पीड़ित है। तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड न्यूज इवेंट्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। अपने देश को छोड़कर बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसे देखना, उसे समझना आपको एक नया पर्सपेक्टिव ऑफर करता है चीजों पर। क्या सही है, क्या गलत है, अपने देश से कंपेयर करना आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, ध्रुव राठी साहब का कहना है कि उन्हें वर्ल्ड न्यूज़ इवेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है इसे अपने देश से कंपेयर करना आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर करता है। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह है कि जिस इंसान को वर्ल्ड न्यूज़ इवेंट बड़ा दिलचस्प लगता है उस इंसान ने वीडियो बनाई भी तो तुर्की की आया सोफिया मस्जिद पर। उसे कभी फ़िलिस्तीन में हो रहे जुल्म नहीं दिखाई दिए, उसे कभी इसराइल का बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा दिखाई नहीं दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति की मुसलमानों के खिलाफ इसराइल की हिमायत नहीं दिखाई दी, अफगानिस्तान पर 19 साल तक नाटो के 48 मुल्कों की बमबारी दिखाई नहीं दी, इराक और सीरिया की तबाही नहीं दिखाई दी। वर्ल्ड न्यूज़ इवेंट में दिलचस्पी रखने वालों को अगर कुछ दिखाई दिया तो बस तुर्की के एक म्यूजियम को मस्जिद बनाना दिखाई दिया। वैसे वो अगर इस पर भी ईमानदारी से रिसर्च करते तो उन्हें पता चलता कि जिस ओटोमन एम्पायर के खलीफा सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने आया सोफिया मस्जिद को बनाया था, उन्होंने चर्च पर कब्ज़ा नहीं किया था बल्कि चर्च को ख़रीदा था। वो चर्च सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की मिल्कियत थी जिसे उन्होंने मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया था। मगर आपकी इस्लामोफोबिया की बीमारी ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए यह सच्चाई आपको दिखाई नहीं दी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि राठी साहब अपने वीडियो में और क्या कहते हैं। टर्की में सेक्युलरिज्म की क्या कहानी है और टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोआन की क्या कहानी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। टर्की एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। यहां पर 98% से ज्यादा पॉपुलेशन का रिलीजन मुस्लिम है। अलोंग विद इंडोनेशिया, अजरबैजान और कजाकिस्तान, टर्की को काउंट किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में से दुनिया में। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको एक समरी बताना चाहूंगा क्योंकि ये काफी रेलेवेंट है। वर्ल्ड वॉर 1 तक टर्की में ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद टर्की को आजादी दिलवाई 1923 में जनरल आटातुर्क ने। आटातुर्क एक डिक्टेटर थे, लेकिन वन ऑफ द फ्यू डिक्टेटर्स दुनिया के जिन्हें एक्चुअली में बेनेवोलेंट डिक्टेटर्स की कैटेगरी में डाला जा सकता है। आमतौर पे क्या होता है, जो डिक्टेटर्स होते हैं वो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए पूरे देश को तबाह कर देते हैं, लेकिन बेनेवोलेंट डिक्टेटर्स वो होते हैं जो एक्चुअली में अच्छा काम करते हैं जनता के लिए और देश को प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की राह पर ले जाते हैं। तो आटातुर्क उन गिने चुने ऐसे डिक्टेटर्स में से थे अक्रॉस द होल हिस्ट्री जो एक्चुअली में अच्छा काम करते थे। और अगर आप सोच रहे हो दोस्तों, ऐसे ज्यादा डिक्टेटर नहीं हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में, लेकिन कभी फ्यूचर में इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तब बात करेंगे इसके। पॉइंट ये है कि आटातुर्क ने बहुत अच्छा काम किया, टर्की को आजादी दिलवाई और शुरू से ही ये चाहते थे कि टर्की एक सेक्युलर कंट्री बने। 1924 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया टर्की का नया, और 1928 में इस्लाम को एज अ स्टेट रिलीजन हटा दिया गया टर्की से। आटातुर्क पहले से ही चाहते थे कि वो सरकार के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन को इंटरफेयर नहीं करवाना चाहते, रिलीजन को अलग रखना चाहते हैं कंप्लीटली सरकार और पॉलिटिक्स से।
अगले कुछ सालों में ऐसे बहुत से कदम उठाए गए जिससे कि अचीव किया जा सके, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ शारिया को डिसबैंड कर दिया गया, इस्लामिक स्कूल्स को बैन कर दिया गया, मस्जिदों पर सरकार का कंट्रोल लाया गया, पॉलीगैमी को बैन किया गया, औरतों और आदमियों के लिए इक्वल राइट्स दिए गए, 1930s तक औरतों को वोटिंग राइट्स भी दे दिए गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अपना चेहरा ढकना बैन किया गया औरतों के लिए स्पेशली, और बाकियों को डिस्करेज भी किया गया करने से। प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो को एजुकेशन के स्कूल स्टार्ट किए गए जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ाई कर सके, कंपल्सरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई। राठी साहब यहाँ कमाल अतातुर्क की खूबियां गिनवा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो एक अच्छे डिक्टेटर थे, यानी जो इस्लाम के खिलाफ काम करे, अगर वो डिक्टेटर भी है तो वो अच्छा डिक्टेटर है। और खूबियां गिनवाते हुए बताते हैं कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ शरिया को बैन किया, मदरसों को बैन किया, बुर्के पर पाबंदी लगाई, यहाँ तक कि अपने मजहब को भी शो ऑफ करने पर पाबंदी लगाई, मस्जिदों का कंट्रोल भी सरकार के हाथों में दे दिया। और बदले में अतातुर्क ने क्या दिया? औरतों मर्दों का बराबर हुकूक, लड़के लड़कियों की एक साथ तालीम, पॉलीगेमी को बैन किया, यानी एक से ज़्यादा शादियों पर पाबंदी। ये हैं अतातुर्क के वो कारनामे जिनकी वजह से वो डिक्टेटर होकर भी एक अच्छे इंसान थे राठी साहब के हिसाब से। दोस्तों ये इस्लामोफोबिया नहीं तो और क्या है। दोस्तों आगे सुनो। आटाटुर्क के गुजर जाने के बाद 1950 में फाइनली डेमोक्रेसी आई टर्की के अंदर और पहली बार फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाने लगे। लेकिन सालों तक चली सेक्युलर मूवमेंट के बाद भी इलेक्शन रिजल्ट से एक चीज बड़ी क्लियर हो गई थी कि मेजॉरिटी ऑफ टर्किश जनता सेक्युलरिज्म से कन्विंस्ड नहीं थी। वो चाहती थी कि अपने रिलीजन को पब्लिकली डिस्प्ले करे और बार बार इलेक्शंस में वो इस्लामिस्ट राइट विंग कैंडिडेट्स के लिए वोट करती थी। राठी साहब ने यहाँ खुद इकरार कर लिया कि तुर्की की ज़्यादातर जनता अपने मज़हब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ थी और बार बार इस्लामिक राइट विंग के कैंडिडेट को वोट करती थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तुर्की की जनता अतातुर्क के सेकुलरिज्म सिस्टम के ख़िलाफ़ थी। अब राठी साहब ईमानदारी से बताएं, जो आज़ादी कमाल अतातुर्क ने तुर्की की जनता को दिलाई थी, वो जनता की मर्ज़ी से थी या जनता पर थोपी गई थी? कमाल अतातुर्क राठी साहब का हीरो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने इस्लामी कानून हटाकर सेकुलरिज्म को लागू किया था, जिसमें बुर्का पहनने पर तो पाबंदी है मगर औरतों के नंगे घूमने पर कोई पाबंदी नहीं, जिसमें 4 शादियां नहीं कर सकते मगर जितनी चाहे औरतों से नाजायज़ संबंध बना सकते हैं, जिसमें आप अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में तो डाल सकते हैं मगर बीवी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। यह है सेकुलरिज्म जिसकी राठी साहब अक्सर अपनी वीडियोज़ में हिमायत करते रहते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा और देखते हैं राठी साहब के वीडियो को। अब बात करें अगर हम टर्की के आज के प्रेसिडेंट एर्डोआन की। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी 1990s में इस्तांबुल का मेयर बनके। जब ये मेयर थे इन्होंने बहुत से अच्छे काम किए, जैसे कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम को देखना, ट्रैफिक कंजेशन सॉल्व करना इस्तांबुल के अंदर, वाटर शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो बेसिकली इनकी इमेज काफी अच्छी थी क्योंकि इन्होंने जनता के लिए काफी अच्छे काम किए थे। 2001 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। टर्किश में इसकी एब्रीविएशन है AKP। जो इस पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने बार बार कहा यह कोई इस्लामिस्ट पार्टी नहीं है। ये बिलीव करते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में ना घुसाया जाए, उससे सेपरेट रखा जाए। और जो एर्डोआन थे उनकी इमेज देखी गई एज अ मॉडर्न मुस्लिम। जो जनता थी वो उन्हें देखती थी कि एक ऐसे लीडर हैं जो रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन साथ ही साथ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट भी चाहते हैं, बार बार फालतू में रिलीजन को पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व करते। जनता बेसिकली चाहती थी कि टर्की में यूएसए या इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस किया जाए, फ्रेंच वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म ना प्रैक्टिस किया जाए। वो पब्लिक लाइफ में अपने रिलीजियस सिंबल्स को, रिलीजन ट्रेडिशंस को दिखाना चाहती थी। तो एर्डोआन और एर्डोआन की पार्टी ने जनता की इच्छाओं को रिफ्लेक्ट किया और जो इनका पहले ट्रैक रिकॉर्ड रहा था अच्छा काम करने का, उसके बेसिस पे इन्होंने इलेक्शन जीती 2002 में, जिसमें ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जीते टर्किश पार्लियामेंट में और एर्डोआन बन गए टर्की के प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनते ही एर्डोआन ने बहुत से अच्छे प्रो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पास किए, जैसे कि जुडिशरी को और स्ट्रांग बनाना, मिलिट्री के रोल को कम करना, ह्यूमन राइट्स को और सपोर्ट करना और स्ट्रांग बनाना, जिसकी वजह से दोस्तों कंट्री में बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि अपनी जनता के लिए भी बहुत अच्छे काम किए एर्डोआन ने, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पर स्पेंडिंग बढ़ाना। हेल्थ केयर की स्पेंडिंग 5.4% ऑफ जीडीपी हुआ करती थी 2000 में, 2011 में बढ़कर 6.7% ऑफ जीडीपी हो गई। पॉवर्टी ऑलमोस्ट आधी हो गई
वही 2002 और 2015 के बीच में। इतना ही नहीं, बल्कि जो माइनॉरिटीज हैं टर्की के अंदर, जैसे कि कर्ड्स एक एथनिक ग्रुप है टर्की के अंदर जो अराउंड 20% ऑफ द पॉपुलेशन है, इनकी डिमांड काफी टाइम से थी कि हमें अपनी भाषा में एजुकेशन ऑफर करी जाए, और एर्डोगान ने ये विश भी फुलफिल कर दी। साथ ही साथ जो बाकी माइनॉरिटीज थी, जैसे कि क्रिश्चियन और जूइश माइनॉरिटीज टर्की के अंदर, उन्हें भी बहुत सपोर्ट किया एर्डोगान ने अपने पहले सालों में। दोस्तों, यहाँ पहले तो राठी साहब रजब तैयब अर्दगान की तारीफ करते हैं और काम गिनवाते हैं, और उनके मेयर से लेकर 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने तक की कहानी सुनाते हैं और बड़ी तारीफ भी करते हैं, और आगे चलकर उन्हें एक घमंडी इंसान साबित करने की कोशिश करते हैं। 2014 तक आते आते इनके अंदर घमंड बहुत आ चुका था। प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 3 टर्म्स कर सकता था मैक्सिमम। 3 टर्म से ज्यादा एक प्राइम मिनिस्टर रह नहीं सकता। लेकिन एर्डोगान अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे, ये अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते थे। इतने सालों तक पावर में रहते रहते इनके अंदर इतना घमंड आ चुका था कि ये कुछ भी करने को तैयार थे अपनी कुर्सी ना छोड़ने के लिए। इसी रीजन से 2014 में ये प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, प्रेसिडेंट की इलेक्शन जीते। और उस वक्त दोस्तों जो टर्किश प्रेसिडेंट थे उनके पास कोई ज्यादा पावर नहीं होती थी, वो इंडियन प्रेसिडेंट की तरह थे। इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी कोई ज्यादा पावर नहीं है, बस एक सेरेमोनियल पोस्ट कहा जाता है इंडियन प्रेसिडेंट को भी। लेकिन एर्डोगान ने कहा कि हम ज्यादा पावर देंगे प्रेसिडेंट को। वो चाहते थे कि जो पावर उनके पास एज प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट होते होते भी आए। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पास की अपनी पार्टी के द्वारा कि प्रेसिडेंट को और पावर दी जाए। अब ऐसे केस में एर्डोगान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक सत्ता के घमंड में डूबा इंसान इकोनॉमी बचा नहीं सकता, फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं देश में, जनता का सपोर्ट पाने के लिए क्या किया जा सकता है? गेस करिए फिर से दोस्तों। एक ऐसी जनता जो धर्म के नाम पर वैसे ही भोली है, क्या किया जाए इनका सपोर्ट पाने के लिए? यहां पर इन्हें धर्म का थोड़ा सा और मसाला गिराओ, इन पर धर्म का इस्तेमाल करके इन्हें भटकाओ, इन्हें भड़काओ, ताकि इनका इकोनॉमी से ध्यान हटे, इनका अनएम्प्लॉयमेंट से ध्यान हटे, और ये धर्म के नाम पर आपको वोट दें आकर। और एर्डोगान ने भी यही किया। 2017-18 में इस्लामिक स्कूल्स को वापस खोला गया। ये इमाम हातिब के स्कूल्स हैं, उनको दुगनी फंडिंग दी गई एज कंपेयर टू नॉर्मल स्कूल्स। एर्डोगान ने और मस्जिद बनाने शुरू किए। मई 2019 में इस्तांबुल का लार्जेस्ट मस्जिद इन्होंने इनॉग्रेट किया। सोचिए, इस लार्जेस्ट मस्जिद में 63,000 वर्शिपर्स की कैपेसिटी है, 3,500 स्क्वायर मीटर की आर्ट गैलरी है, 3,500 व्हीकल्स का पार्किंग लॉट है। कितने पैसे स्पेंड किए ये लार्जेस्ट मस्जिद बनाने में इस्तांबुल का? अतातुर्क ने ओटोमन एम्पायर को गिराकर जब सेकुलरिज्म को लागू किया, मिनिस्ट्री ऑफ शरिया को खत्म किया, तो वो एक अच्छे डिक्टेटर बन गए। और जब रजब तैयब अर्दगान ने संविधान में थोड़ा सा फेरबदल किया जो कानून के हिसाब से था, तो वो घमंडी हो गए। जब कमाल अतातुर्क ने इस्लामिक स्कूल बंद किए, बुरके पर पाबंदी लगाई, मस्जिदों का कंट्रोल सरकार के हाथ में दिया, अपने मजहब को जाहिर करने पर भी पाबंदी लगाई, तो वो एक अच्छे डिक्टेटर बन गए। और जब रजब तैयब अर्दगान साहब ने मस्जिद बनाई, इस्लामिक स्कूलों को फंडिंग देना शुरू किया और लोगों को अपने मजहब को जाहिर करने की आजादी दी, बुर्का पहनने की इजाजत दी, तो वो घमंडी हो गए। राठी साहब, अब आप ही बताइए, मैं इसको इस्लामोफोबिया क्यों ना कहूँ? दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, ध्रुव राठी साहब एक अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। पता नहीं क्यों इस टॉपिक पर उनसे चूक हो गई, इसलिए इस बहस को सिर्फ इसी वीडियो तक रहने दें और ध्रुव राठी साहब से जुड़े रहें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा राठी साहब से। आज की वीडियो बस यहीं तक। ये थी हमारी छोटी सी कोशिश। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आने पर लाइक करें और दूसरों तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर भी करें। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।